हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ट। दोस्तों मैं हूं आनंद पांडे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स बोल्ट पे एमपी पटवारी के मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और ये सीरीज लगातार चल रही है। आज इसका तीसरा सेशन है और जब तक 26 अप्रैल तक जब तक कि एग्ज़ाम्स होते रहेंगे तब तक हर दिन मैं ये सीरीज़ लेकर के आते रहूँगा। इसमें जो भी एमपी पटवारी में मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैथ्स के सवाल आए हुए हैं, हम उन सभी सवालों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ, ताकि आने वाले शिफ्ट्स में जिन भी बच्चों के पेपर हैं तो उनको एक अच्छा खासा आइडिया मिल सके और अगर उनकी तैयारी में कहीं से भी थोड़ी कमी अगर रह गई है तो इस सेशन को देख करके इसका वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी दोस्त जो भी बच्चे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाल बटन आपके राइट कॉर्नर पे दिखेगा, आप उसको प्रेस करिएगा और उसमें बेल नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना ये सेशन बिना कोई भी वक्त ज़ाया किए हुए। तो दोस्तों आज का ये सवाल है। सवाल शुरू करने के पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए एग्ज़ाम में जो सवाल आ रहे हैं वो उतने टफ नहीं आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आपका स्ट्रेटजी क्या है, आपका अप्रोच क्या है। एक होता है हार्ड वर्क, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं इस सवाल में हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:5, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व दिया है उनकी आयु का योग कितना होता है 64 वर्ष, क्लियर। तो 8 वर्ष बाद बोला है कि ए की आयु कितनी होगी। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। 4 years ago the sum of their ages was 64 years, so what will be the age of a after 8 years। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी उनके लिए लिखा गया है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में सवाल लिखा गया है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, प्रेजेंट एज के बारे में अगर बात किया जाए तो वर्तमान की आयु का उनका कितना रेशियो दिया है, अनुपात कितना दिया है 3:5। ध्यान से समझिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बोला यह है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले उन दोनों की आयु का योग कितना था 64 साल। अगर 4 साल पहले, ये आपका किसका दिया है, ये वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 3:5 दिया हुआ है और कहा यह है कि 4 साल पहले दोनों की आयु का योग 64 वर्ष था। तो अगर 4 साल पहले 64 वर्ष था और ये वर्तमान दिया है, तो अगर मैं वर्तमान में बोलूंगा कि उनकी आयु का योग कितना होगा तो दोनों के दोनों में 4 साल हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले वाले का +4, ठीक, और दूसरे वाले का भी +4। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो गया बच्चों 64 + 4 + 4 मतलब कितना हो गया 72 वर्ष। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए वर्तमान आयु का योग कितना हो गया, ये है आपका वर्तमान आयु का योग, ठीक है। वर्तमान आयु का योग ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वर्तमान आयु का योग है 72 और वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इस 8 का वैल्यू कितना है 72, ठीक है। 8 का मान 72 है तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। पूछा क्या है सवाल में कि ए की आयु आपको बतानी है 8 वर्ष के बाद, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3, ठीक है। अगर 1 का मान 9 है तो 3 का मान क्या आ जाएगा 3 × 9 कितना हो गया 27, ठीक है। ये वर्तमान आयु ए की है, लेकिन पूछा क्या है 8 साल के बाद। तो अगर 8 साल के बाद का पूछा है तो 27 में हम 8 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 35 वर्ष, ठीक है, यानी कि 35 ईयर्स, ठीक। तो ये था आपके पास, देखिए बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा सॉल्यूशन है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके का स्मार्ट अप्रोच आप लेकर के चलेंगे तो आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब दोस्तों ये अगला सवाल आया हुआ है परसेंटेज का, काफी बेसिक सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि सवाल क्या है, ठीक है ना। सवाल दोस्तों दिया है 28,500 रुपए को ए और बी में बांटा जाता है, ठीक। ए का 10%, बी के 9% के बराबर है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक। ₹28,500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए एंड बी
इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 9% ऑफ बी, देन हाउ मच मनी विल ए गेट। बहुत ही आसान सा इसका अप्रोच है, ध्यान से देखिएगा ये करना कैसा है। ठीक है, आपके पास टोटल कितना अमाउंट है, 28,500। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको दो लोगों में बांटा जा रहा है, ए और बी में। कहानी इतनी सी ही है। ठीक, अब कुछ उसमें कंडीशन दे दिया है कि ए का 10% बी के 9% के बराबर है। ठीक, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए का 10% बी के 9% के बराबर है। ठीक है, परसेंट परसेंट कट गया। ठीक है, बी को मैं यहां ले आऊंगा, 10 को उधर भेज दूंगा, तो आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर 9/10 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ए और बी में ही क्या कहते हैं, 28,500 रुपए को बांटा गया है, और ए रेशियो बी कितना है, 9/10। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 9 + 10 यानी कि 19, और इसी 19 का वैल्यू किसके बराबर है, 28,500। ठीक है, अगर 19 का मान 28,500 है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 19 का एक बार में 19 और 9 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि एक का मान हो गया 1500। पूछा किसके बारे में जा रहा है कि ए को कितना मिलेगा, यही पूछा जा रहा है कि ए को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। ए को मिलने वाली राशि क्या है, 9 यूनिट। अगर एक का मान है 1500 तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 × 1500 यानी कितना हो जाएगा, 13500, मतलब 13,500 रुपए। ठीक है, रुपीस या रुपए जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका सॉल्यूशन था, बड़ा ही प्यारा सा, क्रिस्पी, शॉर्ट और एकदम क्या कहते हैं, सटीक। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको डाउट भी होता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है कितना, 6। ठीक है, फिर बोला है कि एलसीएम उन्हीं दोनों संख्याओं कितना है, 216। यदि उनका योग 222 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक, मतलब द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 6 and 216 respectively. If their sum is 222, then what is the sum of their reciprocals। ठीक है, क्लियर। अप्रोच कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं दो नंबर है ए और बी। सवाल में क्या बोला है कि आपको इनके रेसिप्रोकल्स का या फिर हिंदी में व्युत्क्रमों का योग कितना होगा ये बताना है। ए और बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a और 1/b। ठीक है, और इन्हीं दोनों का आपको क्या बताना है, योग बताना है। ठीक है, सवाल बस इतना सा है। तो देखिए, अगर 1/a + 1/b हम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, a × b आ जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, a + b। ठीक है, सवाल यहीं पे खत्म। देखिए, सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ है कि उनका योग दिया है, कि मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 222। ठीक है, और एक और चीज दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं का कितना है, 6 और 216 दिया हुआ है। आपको एक चीज पता होगा कि अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ए × बी बराबर एलसीएम × एचसीएफ। ये आपको पता होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम दिया है और एचसीएफ कितना दिया है, 6 और 216, और नीचे हमें क्या चाहिए, a × b। तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास a × b आ जाएगा। ठीक, तो a × b कितना हो गया, 6 × 216। समझ में आया, हमें 1/a + 1/b से ये चीज निकल गया, और इससे ये चीज हमें ऑलरेडी देख के रखी हुई है। अब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 से देखते हैं कि क्या ये कटेगा, 6 का 3 बार में करेंगे तो 18 आएगा, 4 और 2 कितना हो गया, 37, मतलब 37/216 आपके पास हो गया आंसर, और ये रहा आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसा लगा आपको दोस्तों, ये एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। ये वही सवाल है दोस्तों जो कि एमपी पटवारी में पूछे गए हैं। ठीक है, एज इट इज आपके सामने मैंने इन्हें रखा हुआ है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब दोस्तों ये आया है एक बेहतरीन सवाल, तो ध्यान से देखिएगा कि सवाल क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है,
देखते हैं सवाल क्या पूछा है। एक व्यक्ति के पास 250 पर्स हैं, वह 75 पर्स को P% लाभ तथा 175 पर्स को P-6% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि कुल लाभ दिया हुआ है 16% है, तो P का मान क्या होगा? आपको किसका मान पता करना है? P का। ठीक, अब यही चीज इंग्लिश में, अ पर्सन हैज 250 पर्सेस, he sold 75 purses at P% profit and 175 purses at P-6% profit. If the total profit is 16%, then what is the value of P? ठीक, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है ना। इस सवाल का देखिए, यही अगर आपका क्या कहते हैं, सवाल थोड़ा टफ है, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ जाइए, एग्जाम में आएगा। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ बस आप उस चीज को पकड़ के चलेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा करना कैसे है। इस चीज को हम करेंगे एलिगेशन के मेथड से, ठीक है ना। ये हमारा सॉल्यूशन है, कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट क्या दिया है? P%, P-6% और 16%। 16% क्या है? टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो P% को मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, P-6% को मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, राइट साइड में, क्लियर। और जो टोटल होता है, टोटल प्रॉफिट, उसको हम कहां लिखते हैं? बीच में। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 16%, वो हमारा हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब एलिगेशन में जैसे कि आपको पता है कि हम क्या लेते हैं? दोनों का अंतर। ठीक है, ये P% जो होगा इस 16% से बड़ा होगा। ठीक, तो P% और 16% का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? P-16%। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और उसी तरीके से ये जो P-6 होगा ये इस 16 से कम होगा। ठीक, तो यहां पे अगर हम इनका अंतर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस P-6। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 16 माइनस P प्लस 6, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22। तो इसको हम सीधे तौर पे क्या लिख सकते हैं? 22 माइनस P%। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे सवाल में क्या दिया हुआ है कि टोटल 250 पर्सेस हैं, P% पे कितने पर्सेस को बेच रहा है? 75 पर्सेस को। ठीक है ना, ये वाला कितना है? 75 पर्सेस हैं, और ये वाला कितना है? 175 पर्सेस है। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? अगर हम रेशियो लगाना चाहें तो 22 माइनस P बाई P-16। ठीक है, क्या आया है? 22 माइनस P आया है और P-16 आया है। इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेना चाहूंगा तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 75, क्योंकि 22 माइनस P के साथ क्या है? 75, और P-16 के साथ क्या है? 175। समझ में आ रहा है? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों ऊपर नीचे आपका 25 से कैंसिल हो रहा है, तो 25 का 3 बार में और 25 का 7 बार में 175 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं इस चीज को अगर हटाना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3/7। ठीक है, अब यहां से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और पता करते हैं कि P का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहां पे देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 और हो जाएगा 154 माइनस का 7P बराबर, थोड़ा स्पेस की कमी है लेकिन सॉल्यूशन पूरा रहेगा, घबराने की बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 3P माइनस 48। ठीक है, P वाले को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी को दूसरे तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10P बराबर हो जाएगा 8 और 4 12, 5 4 9 और 10, और ये कितना हो जाएगा? 2। मतलब अगर P का मान अगर हमें देखना होगा तो 202/10 यानी कि 20.2% प्रॉफिट। और ये हो गया आपके पास आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। एलिगेशन मेथड इसका सबसे बेस्ट मेथड है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। P% दिया है, P-6% दिया है, टोटल दिया है 16%। दोनों का हमने क्या ले लिया? अंतर। P हमारा 16 से बड़ा होगा। ठीक है, तो P-16 किए। उसी तरीके से ये 16 जो है ये P-6 से बड़ा होगा, तो हमने क्या किया? 16 माइनस P-6 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आया 22 माइनस P, यहाँ पे आया P-16। ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है कि P% पे 75
बेचे जा रहे हैं और P-6% पे 175 पर्स बेचे जा रहे हैं। तो उस तरह से 75 और 175 हमने लिख दिया। हमें क्या पता करना है? P का मान पता करना है। तो दोनों का हमने रेशियो लिया तो वो किसके बराबर आ गया? 75/135। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो 25 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, जो कि 3/7 आया। सॉल्व किए तो P का वैल्यू आ गया 20.2%। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ऐसे ही सवाल हैं जो आपको बाकी बच्चों से लीक से अलग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल टफ जरूर हैं, लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है। इनके स्टेप सही से समझ लीजिए। अगर आपके शिफ्ट्स में आते हैं तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये बहुत ही शानदार सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करना है। पटवारी का पूछा हुआ सवाल है ये, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। 6/1/2 प्लस 6 होल नंबर 1/5 प्लस ब्रैकेट में 14/2 प्लस 4/7 इंटू 7/8 प्लस 6 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2, ठीक है। करना कैसे, सबको पता है कि बॉड मास होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है इसको भी साइड में रखते हैं। हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 14/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। 4/7 और 7/8 अगर करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 4 का ये 2 से काटेगा तो बचा क्या? 1/2। क्लियर है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 6 12 प्लस 1 13/2, ठीक। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर इसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो 2 आएगा, ठीक। 14 प्लस 1 प्लस 13 और प्लस 5, ठीक है। अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 और 13 हो गया 27 और 1 28, 28 प्लस 5 कितना हो गया? 33, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? 33/2। मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करने पे अपने पास क्या आया? 33/2। क्लियर है। सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। बॉड मास सबको पता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाहर वाली चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ है, अब इस पे आते हैं। इसको हम पूरा का पूरा हम सॉल्व ही कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2 6 12 प्लस 1 13/2। मैं यहाँ सीधे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13/2 लिख देते हैं इस चीज को। और ये कितना है? 5 6 30 प्लस 1 31/5। ये आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट को और इसको सॉल्व करने पे इतना आया है, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में क्या है? बेस 2 है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 31/5 कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 6 30 1 0, मतलब 5 2 10। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2, 3 और 3 हो गया 6, 3 और 1 हो गया 4, मतलब 46/2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6.2 प्लस 23, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 और 6 कितना हो जाएगा? 29.2 आपका आंसर होगा। या फिर आप इसको अगर मिश्रित रूप में यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो इसको हम और कह सकते हैं क्या? 29 1/5, ठीक है। या तो ये दिया होगा ऑप्शन, या तो ये दिया होगा। दोनों में से कुछ भी दिया होगा, आंसर आपका आएगा यही, ठीक है। समझ में आ रहा है। आसान सा सवाल था, लेकिन गलती होने की चांसेस ये हो सकती थी कि अगर आप ब्रैकेट को सही से अगर आपने सॉल्व नहीं किया, अगर आपने कहीं मल्टीप्लाई करने में या कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी तो ये सवाल गलत हो सकता था। अदरवाइज गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से। ये सवाल आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। दोस्तों अब ये अगला बेहद ही अच्छा सवाल है, ट्रेन के ऊपर है, ठीक है। देखते हैं कि सवाल क्या पूछा गया है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और ट्रेन एक आदमी जो कि समान दिशा में, ठीक है ना। आपको पता होगा कि ट्रेन के सवालों में समान दिशा या विपरीत दिशा का बहुत अच्छा खासा महत्व होता है, ठीक है। समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और उसको 50 सेकंड में पार करती है, ठीक है। मतलब कोई आदमी जो कि समान दिशा में, ट्रेन की ही समान दिशा में चल रहा है, ट्रेन इसको 50 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में एक महिला को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो महिला की चाल ज्ञात करें। क्लियर।
A train moving at a speed of 40 km per hour crosses a man moving in the same direction having speed 4 km per hour in 50 seconds and crosses a woman in opposite direction in 20 seconds. Then find the speed of woman. ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें क्या पता करना है, स्पीड ऑफ वुमेन यानी कि महिला की चाल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। एक बात आपको पता होगा कि जब भी अगर सेम डायरेक्शन होता है तो जो चाल होता है वो जुड़ जाती है। ठीक है, समान दिशा में, किसमें, समान दिशा में जो चाल होती है वो जुड़ जाती है। मान लीजिए अगर ट्रेन की चाल एस है, S1 मान लें, और ये ट्रेन की चाल छोड़िए, दो लोगों की चाल अगर एक की है S1 दूसरी की है S2, तो अगर समान दिशा के बारे में बात करेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। और यही अगर विपरीत, समान दिशा नहीं, सॉरी, ये आपका विपरीत दिशा के लिए, ठीक है ना, समान दिशा नहीं, माय मिस्टेक, ये विपरीत दिशा के लिए है। ठीक है, ये विपरीत दिशा के लिए। ठीक है, विपरीत दिशा के केस में चालें जुड़ जाती हैं, योग हो जाता है। और वही अगर समान दिशा के बारे में बात किया जाए तो इनका आपस में अंतर हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरा ऐसा मानना है कि आपको पता होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। जो जो इंफॉर्मेशन दिया है मैं बस उसको लिखते जा रहा हूं। ठीक है, मैं यहां से शुरू करूंगा और ऐसे करके यहां भी लिखते जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर की चाल से, ठीक ना, आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, मतलब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या दिया है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर की चाल से चलती है और ट्रेन एक आदमी जो कि समान दिशा में उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है को 50 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो चाल किसका किसका दिया है, ट्रेन का और व्यक्ति का। कितना दिया है, 40 और 4, और दिया है समान दिशा में। समान दिशा में मैंने अभी आपको बताया कि अंतर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 और -4। ठीक है, ये आपका किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन समय जो दिया है किसमें दिया है, सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कर देंगे, मतलब 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई या लेंथ को मैंने L मान लिया। समय कितना दिया हुआ है, 50 सेकंड, तो 50 मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने इस पूरे को मीटर पर सेकंड या सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब सॉल्व करके देखते हैं, 40 - 4 करेंगे, मैं इसको पूरा ही लिख दे रहा हूं। लेंथ बराबर के 40 - 4 कितना हो गया, 36 × 18/5। ठीक है, 18 का 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 2 × 5 कितना हो गया, 10, और 10 × 50 कितना हो गया, 500। मतलब कि ट्रेन की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कितना है, 500 मीटर। पहली इंफॉर्मेशन से हमको ये चीज पता चली। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोला है, हमें जो औरत है, जो महिला है, उसकी हमको चाल पता करनी है। तो इसके लिए भी क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि ट्रेन उसके विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, तो फिर से यही लॉजिक लगा देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, फिर से वही टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 500 मीटर अब निकल चुका है। ठीक, अब चूंकि विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं तो ट्रेन की चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लस औरत की चाल को हम मान लेते हैं S। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है ना, अब याद रखे रहिएगा, ये आपका मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, समय कितना दिया है, 20 सेकंड, तो यहां पे हम लिख देते हैं 20 सेकंड। ठीक, ये आपका सेकंड में है, ये मीटर में है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। समझ में आ रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो स्पीड निकलेगा वो सीधे सीधे मीटर पर सेकंड में निकलेगा। ठीक है, तो देखते जाइए, कुछ कट सकता है क्या, हाँ, 2 का 9 बार में और 2 का 20 बार में। ठीक है, ये 500 को हम यहाँ नीचे अगर कर देंगे कैंसिल, देखते जाइएगा, 0 से 0 कटा, 2 का कितने बार में कटा, 25 बार में। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 25 बचा, तो कुल मिला के क्या हो गया, 1/25। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 1/20, 20 × 5 कितना हो गया, 100, 100/9 प्लस S। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, S से हो जाएगा 9S। ठीक है, और ये 9 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर।
अब इसका हम क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा, जिसका कि हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 प्लस 9s बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 225। ठीक है, तो 9s का मान कितना आ जाएगा, 125। तो s का मान कितना आ गया, 125/9 मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर ये होगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया है तो आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 125/9 दिया है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होता है तो किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। ठीक है, 5 का कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 9 का कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो आंसर कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास जो औरत की जो चाल है, जो महिला की चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा में 50 में होगा और मीटर पर सेकंड में 125/9 मीटर पर सेकंड में होगा। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। फॉर्मूला बस आपको एक ही यूज करना है। क्या है फॉर्मूला, मैं अलग से लिख भी दे रहा हूं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई S1 प्लस S2। ठीक है, ये कब होता है, विपरीत के समय के लिए, और अगर आपका समान दिशा में दिया हो तो यही हो जाएगा S1 माइनस S2। समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों ये सवाल था, पूरा ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा दोस्तों कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है, जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने इस तरह से है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे स्क्रीन पर। अगला सवाल दोस्तों ये अलजेब्रा का पूछा हुआ है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, दिया है कि 7 माइनस a रूट 3 बराबर 1/7 प्लस 4 रूट 3 है। ठीक, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, बेहद ही कॉन्सेप्चुअल सवाल तो नहीं कहूंगा, आसान सा सवाल है। ठीक है, आपको पता, आपको दिया क्या है, 7 माइनस a रूट 3 बराबर दिया है 1/7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 और बाई 7 माइनस 4 रूट 3। क्लियर है, ये पता है ये क्या हो गया, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बैठेगा कि नहीं बैठेगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बैठ रहा है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, बाई a स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3 हो जाएगा 48। 49 माइनस 48 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा खिचड़ी पकाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि बाई 1 यानी कि 7 माइनस 4 रूट 3 ही आएगा। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने उतना बताया था। ठीक, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 माइनस a रूट 3 का मान कितना आया है, 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a आप देख पाएंगे कि a की जगह पे क्या दिख रहा है, 4। तो इसका मतलब a का मान क्या है, 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको रेशनलाइज करना है। जब भी इस तरह का सवाल दिखे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते ही आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ, देखते हैं एक नया सवाल दोस्तों। ठीक है, ज्योमेट्री का सवाल है, देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, पटवारी का सवाल है। इस समय पटवारी का एग्जाम जो है ये पीसीएस के एग्जाम को भी फेल किया हुआ है, जैसा कि आप जान सकते हैं। कई सारे पीसीएस वालों का भी हवा निकला हुआ है। ठीक, सवाल क्या दिया है, हम सवाल पे आते हैं। एक समचतुर्भुज, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रोम्बस। ठीक है, एक समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण, विकर्ण यानी कि डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, के अंदर एक वृत्त बना है जो भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, रोम्बस के भुजाओं को वृत्त स्पर्श करता है। वृत्त का परिमाप 6 पाई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। A rhombus whose one diagonal is 10 centimeter has a circle inscribed in it which touches the sides. The perimeter of the circle is 6 pi. Then find the area of the rhombus. हमेशा दोस्तों सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है
कि आपको निकालना क्या है, आपको दिमाग में वो चीज रहनी चाहिए। हमें बताना क्या है, रोम्बस का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि रोम्बस के अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हाफ ऑफ d1 इंटू d2। ठीक है, मतलब दोनों विकर्णों का आधा। ठीक है, दोनों विकर्णों के गुणे का आधा होता है रोम्बस का एरिया। ठीक, एक डायगोनल तो आपके पास दिया हुआ है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। एक डायगोनल कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। हमें दूसरा डायगोनल निकालना होगा। ठीक है, तो समझते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए यहां पे ये दिया हुआ है कि रोम्बस एक आपका बना हुआ है, ठीक है ना, और रोम्बस के अंदर में एक सर्किल बना हुआ है। कहा है, ठीक है, समचतुर्भुज जिसके अंदर एक वृत्त बना है, बोला है। ठीक है, तो इसके अंदर एक वृत्त बना है। ठीक है, ध्यान से, एक वृत्त जैसा ही मान लीजिए कि ये, ठीक है ना, इसके अंदर एक वृत्त बना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक इंफॉर्मेशन दे करके रखा है कि विकर्ण तो बोला है 10 सेंटीमीटर, तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। बोला यह है कि वृत्त का परिमाप 6 पाई है, मतलब द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 6 पाई। ठीक है, मतलब इस सर्कल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 6 पाई। तो आप सभी को पता होगा कि सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, और उसी का वैल्यू कितना दिया है, 6 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया, दो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि वृत्त के सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींचता हूं तो वही होता है रेडियस। मतलब ये क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको यहां पे भी अगर करूं तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब 3 और 3 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब रोम्बस का जो साइड है, जो भुजा है, वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है कि सम चतुर्भुज के, मतलब रोम्बस के चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो देखिए, मतलब कुल मिला के स्टोरी क्या निकली कि ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं, ठीक है ना। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसलिए इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे तरीके से और डीपली बताना चाहता हूं, ठीक है ना। ये सभी आपके पास 6 दिए हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए भुजा है, इसकी भुजाएं क्या होती हैं, एक भुजा ये हो गई, एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं कि दिया है 10 सेंटीमीटर का। तो आपको एक प्रॉपर्टी रोम्बस की पता होगी कि रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर ही बांटते हैं। और उनके बीच का जो कोण बनता है कितना, 90 डिग्री का बनता है। मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। इसको अगर 10 मान लेता हूं तो चूंकि भुजाएं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो ये 5 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, अगर त्रिभुज को मैं एक बाहर निकाल कर देखूं तो एक ये साइड क्या हो गया, 5, ठीक है। ये बड़ा वाला क्या हो गया, 6। मुझे क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो अगर इसका माप चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36, मतलब इसका स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 25। इसको सॉल्व करेंगे रूट 11 आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये वाला, कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये कितना आया, रूट 11। कितना आ गया बच्चों, रूट 11। जब ये रूट 11 है तो ये भी रूट 11 हो गया। समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों पूरा का पूरा यही है। तो मतलब एक डायगोनल का मान कितना आ गया, 10, और दूसरे डायगोनल का मान क्या हो गया, रूट 11 प्लस रूट 11 यानी कि 2 रूट 11। हमें एरिया बताना है तो सीधे सीधे हम वैल्यू रख देते हैं। हाफ इंटू D1 कितना हो गया, 10, इंटू D2 कितना हो गया, रूट 11 प्लस रूट 11 कितना हो गया, 2 रूट 11। समझ में आया। 2 से 2 कट गया, तो मतलब कुल मिलाकर के आंसर क्या आ गया, 10 रूट 11। और चूंकि एरिया पूछा है और सेंटीमीटर में है तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। कैसा लगा सवाल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के सवाल मथ के पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आपका दिमाग इस तरह से किया जा रहा है, सवाल यहाँ पे सॉल्व करने में तो क्या कहते हैं, आपको लगेगा कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है।
लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस सही है और आपने अच्छे तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए हुए हैं तो फिर आपको अच्छा खासा फायदा होगा, नहीं तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, हालांकि जो भी अगर एक थोड़ा सा भी अगर कोना कहीं छूटा है मैथ्स को लेकर के, तो मेरी सीरीज को आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखते रहिएगा, बहुत फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल आ चुका है मिक्सचर के ऊपर। ठीक है ना, देखते हैं क्या सवाल है। और ये सवाल दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे चहीता सवाल है। ये किसी ना किसी टाइप में, किसी ना किसी मोड में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये पटवारी में पूछा गया है अब की बार, तो देखते हैं क्या है, कह रहा है ये सवाल। ठीक है, 200 किलोग्राम मिश्रण में तांबा और जस्ता का अनुपात 2:3 है, तो उनके अनुपात को 3:2 करने के लिए तांबा कितना मिलाया जाएगा। मतलब कुल मिला के मोटा मोटी बात ये समझ में आ रही है कि पहले 2:3 था, अब उसको 3:2 करना है, तो कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, इन अ 200 kg mixture the ratio of the copper and the zinc is 2:3, then how much copper should be added to make the ratio 3:2। ठीक, तो देखो बड़े आसानी तरीके से इसको करना है। देखो पहले प्यार से लिखो कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक आपको पता है कि कितना है टोटल 200 केजी, और उनका रेशियो कितना दिया है 2:3। ठीक है, टोटल कितना है 200 केजी। ध्यान से देखते जाइएगा, जो भी बच्चे इस सवाल को पहली बार देख रहे हैं तो जैसा अप्रोच में बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाइए, कभी गलत नहीं होगा। 200 केजी है, उसमें कॉपर और जिंक कितने में है 2:3 में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 200। ठीक है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 40। ठीक, तो कॉपर का मान कितना हो गया, अगर एक का मान 40 है तो दो का मान कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और उसी तरीके से तीन का मान कितना हो जाएगा 120। ठीक है, किलो दिया है तो ये हो गया 80 किलो, और ये क्या हो गया 120 किलो। ठीक है, ये स्टोरी का पहला पार्ट था। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। दोनों के दोनों अपने ही जगह पे वैसे ही हैं, कॉपर इसी तरीके से, जिंक भी इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, अब ये बोला जा रहा है कि कितना कॉपर मिलाया जाए कि उनका रेशियो 3:2 हो जाए। ठीक है, तो कॉपर और जिंक का अनुपात अब कितना हो गया है 3:2। ठीक है, सवाल क्या बोला है, कितना कॉपर मिलाया जाए। जिंक के बारे में तो कोई बात नहीं किया है। ठीक, तो जब जिंक के बारे में कोई बात नहीं किया है, मतलब जिंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो जिंक की मात्रा उतनी ही रहेगी। ठीक, तो जिंक कितना निकला था 120 किलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो का मान कितना है 120 किलो। ठीक है, अगर दो का मान 120 किलो है तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा बच्चों, एक का मान आ जाएगा 60। ठीक, एक का मान कितना आ जाएगा 60। अगर एक का मान 60 है तो तीन का मान कितना आ जाएगा, 3 × 60 हो गया 180 किलो। ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल क्या पूछा है। तो हाउ मच कॉपर शुड बी एडेड टू मेक देयर रेशियो 3:2, मतलब कितना कॉपर हम मिलाएंगे कि उनका अनुपात 3:2 हो जाएगा। कॉपर पहले कितना था 80 किलो, अब कॉपर कितना हो गया 180 किलो, तो कितना मिलाया गया 180 - 80 बराबर कितना हो गया 100 किलो, और यही है आपका आंसर। समझ में आया, ये नहीं कि सीधे सीधे 180 किलो लिख दे और वही आंसर है, और वो भी ऑप्शन में शायद दिया हो। ठीक है, आंसर होगा आपका इन दोनों का अंतर, पूछ रहा है कितना मिलाया जा रहा है, तो उनका अंतर होगा आंसर। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। प्लीज़ अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत, मेरा सेशन कैसा लगा। सवाल दोस्तों जो भी है, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि सब के सब वही सवाल है जो कि एमपी पटवारी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है, इन सवालों को देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं डेली इन पे सेशंस लेते रहूँगा जब तक कि पटवारी का एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मैथ्स और रीजनिंग अच्छे खासे वेटेज का आ रहा है। ठीक, तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में एक पकड़ बना के चलेंगे, एक होल्ड करके चलेंगे, तो आप बाकियों से काफ़ी हट के, भीड़ से आप आगे रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन को मैं इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं कल फिर अगले सेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।